अभी कुछ दिन पहले इन्फोसिस कंपनी के को फाउंडर और चेयरमैन ने एक पब्लिक फोरम में ये कहा कि बेरोजगारी के मामले में कुछ बातें कहीं। अब ये सब जानते हैं कि 2024 का लोकसभा के इलेक्शन में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा इशू था। और उसी के कारण जो है, और भी बहुत से कारण रहे होंगे, बीजेपी को, भारत जो रूलिंग पार्टी थी, उसको अपने थर्ड कॉन्टेस्ट में क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिली। उसको 303 से घट के उसकी 240 सीट रह गई। वो भी उसमें से उसने तकरीबन 79 सीटें जो हैं, उसको जो इलेक्शन में धांधलीबाजी, बेईमानी हुई इलेक्शन कमीशन के थ्रू, जो कि उसके अपॉइंटेड है, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटीज हैं, तो उसकी वजह से मिली। नहीं तो उसको 125-150 से ज़्यादा बीजेपी को सीट नहीं मिलनी थी। तो जैसे ही नारायण मूर्ति ने पब्लिक फोरम में ये स्टेटमेंट दिया कि ये बेरोजगारी एक भारत के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके 2-3 दिन बाद ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में जो जीएसटी का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का इंटेलिजेंस विंग है, उसने नारायण मूर्ति की इन्फोसिस कंपनी को 32,000 करोड़ का टैक्स इवेजन का नोटिस इशू कर दिया, ईमेल भेज दिया। भेजने के साथ ही जैसे उन्होंने, कंपनी ने जब कोर्ट में जाने की बात की तो खलबली मच गई सेंट्रल गवर्नमेंट में। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री में के ऑफिसर जाग गए। उन्होंने फौरन जो था एक्शन लिया, करेक्टिव एक्शन, कि ये जो है नोटिस गलत दिया गया है। और उसके अलावा जो है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसने भी उस ऑफिसर को, पब्लिक सर्वेंट को, सरकारी नौकरी को डिसऑन कर दिया उसके एक्शन को। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कर दिया और एक्शन को डिसऑन तो कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पहले कोर्ट डिसाइड कर चुकी है कि जो ये सर्विसेज है, क्योंकि ये आईटी की जो है कंपनियां हैं, इनके बहुत सारी सब्सिडरी हैं और ये बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। और इंडिया में जो मैक्सिमम सर्विसेज एक्सपोर्ट की इनकम है वो आईटी से है। तकरीबन 178 बिलियन डॉलर्स की पर ईयर जो है इनकम है, जो कि इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा प्रॉप है, शायद वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉप ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और उस अफसर ने अपने आकाओं को, पॉलिटिकल बॉसों को खुश करने के लिए नोटिस इशू कर दिया, जो कि ना तो उसका आकाओं को संभालने के काबिल में था, ना चेयरमैन इनडायरेक्ट बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम या इंटेलिजेंस विंग के जो हेड्स थे वो थे, जो स्टेट्स में और सेंट्रल में सब जगह होते हैं। नतीजा उनका भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो प्री शोकॉट नोटिस था। भाई आपने प्री शोकॉट, तो आपने 20 तो बो दिया है ना, सीट तो बो दिया है ना फर्दर एक्शन के लिए, पहले तो आप वो नोटिस ही दोगे ना। वो प्री शोकॉट नोटिस है या शोकॉट नोटिस है, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। उसका लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है शोकॉट नोटिस देते, और उसके बाद जो पहले तो ये बहुत कर टैक्स इवेजन की। खैर, अब वो तो बात हुई जब हल्ला मचा इस चीज़ का, जो इनकी आईटी की एस्कॉम, जो इनकी एसोसिएशन है, वो भी आ गई कि भी तो कोर्ट पहले ही डिसाइड कर चुका है। तो सरकार घबराई और उसको नलीफाई करने को, लिपापोती करने की कोशिश की। मगर क्या है, ऐसे पब्लिक सर्वेंट, ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, इनको सरकारी नौकरी में रखने की जरूरत है। क्या ये देशद्रोही नहीं है? किसी भी इकोनॉमी की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है, उसकी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी पर डिपेंड करती है। जब इकोनॉमी जो है डाउन हो जाती है, अनसस्टेबल हो जाती है, यूनिटी के लिए हिंदुस्तान के 29 स्टेटों को एक यूनिटी में, यूनियन ऑफ इंडिया बनाने में के काबिल नहीं बचती है, तो भाई यही होता है। जैसे सोवियत और रशिया का हुआ,
15 कंट्रीज में डिवाइड हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तो क्या ऐसे ऑफिसर्स जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर ये इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं? ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर रहे क्या? और सरकारी नौकरी भी ले रहे हैं, तनख्वाह भी ले रहे हैं। क्या ऐसे अफसरों को बिना पे, प्रमोशन और पेंशन के नौकरी से नहीं निकाल देना चाहिए? और इन पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अमानत में खयानत का मुकदमा नहीं दायर करना चाहिए, इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए था। क्योंकि तुमने कैसे इशू किया? ये ऐसे ही हो गया जैसे कि वो रॉय था जो इसका जो चेयरमैन था ऑडिट जो इंडिया की कंपनी जो एजेंसी है, तो उसने विनीत रॉय ने कहा कि भाई ये कोल और माइंस और ये सब जो है ये इतना लॉस हो गया, 7 लाख करोड़ का। तो और ये यहाँ तो $170 बिलियन का ये एक्सपोर्ट कर रही है IT सर्विसेज। अगर जो इसको माइनस कर दिया जाए या 32,000 करोड़ का टैक्स इनसे वसूला कहा जाए एक कंपनी से, ये तो एक कंपनी का है। तो ये तो 5-6 ऐसी बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस है, TCS है, महिंद्रा है, तो विप्रो है। तो पता चलता है कि 32,000 करोड़ ने कई लाख करोड़ इनसे टैक्स वसूली होती, टैक्स डिविजन। खैर वो तो बात छोड़ो, जैसे ही आपने नोटिस इशू किया तो वो तो टैक्स डिविजन टैक्स चोरी के बेईमान हो गए ना। साबित नहीं हुए तो उन पे इल्जाम तो लग गया ना। ऐसी कंपनी जो टैक्स वेट करती है, ये मोस्टली जो एक्सपोर्टर है, उनसे क्या कोई भी फॉरेन कंपनी ये अपने बिजनेस रिलेशनशिप रखना पसंद करेगी? कभी टैक्स डिविजन ये करेगा हम पे भी किसी चक्कर में ना जाए टैक्स चोरी के। तो किसी को टैक्स चोर करने से कहने से पहले, उस पर एलिगेशन लगाने से पहले तो बहुत 10 दफे सोचना चाहिए। अब सवाल ये है कि उस अफसर ने अकेले नहीं किया, ऐसा काम नहीं करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट में कोई भी ऑफिसर होता है, उसके ऊपर सुपरवाइजरी ऑफिसर होता है, उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है। तो वो तीनों जगह गैंगअप नहीं हो गए। मैं तो समझता हूँ इस देश के भलाई के लिए ऐसे अफसरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ना कि सरकार ने डिसोन कर दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने डिसोन कर दिया, उसके इन्वेस्टिगेशन विंग के बड़े नेता थे, उन्होंने ऑफिसर उन्होंने डिसोन कर दिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन ने उसको डिसोन कर दिया। ये काफ़ी नहीं है। सरकार के अंदर डिसिप्लिन, अनुशासन मेंटेन करना उससे ज़्यादा जरूरी है कि जैसे ऐसे किसी की अफसर की हिम्मत नहीं हो। ये तो खुलेआम और एक्सटॉर्शन का, ब्राइब एक्सटॉर्शन का केस बन गया। ली गई है नहीं गया, अटेम्प्ट तो किया गया ना ब्राइब एक्सटॉर्शन का। तो मैं तो समझता हूँ कि इस पर बहुत सीरियसली से इसको पनिशमेंट होना चाहिए, ऐसे ऑफिसर का भी, उसके सुपरवाइजरी ऑफिसर का भी और उसके कंट्रोलिंग ऑफिसर का भी। ऐसे आदमी जो है सरकारी नौकरी में रखने के काबिल नहीं है। ऐसे भ्रष्टाचारी, बेईमान, इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स जिनका मोटिव जो है अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करना है, जिससे उनके प्रमोशन हो सके, उनकी अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाए, दिल्ली में पोस्टिंग हो सके। ऐसे ऑफिसर को अच्छा कि त्रिपुरा में, नागालैंड में पोस्ट कर दिया जाए। ये सब चीज़ें हैं मेरी निगाह में तो बहुत गलत है, बहुत शेमलेस चीज़ें हो रही हैं मोदी सरकार के अंदर। अब तो खैर मोदी सरकार ने पहले तो कहा था ये मोदी की गारंटी, अब तो कहते हैं एनडीए सरकार है, तो वो अपना झोला लेके चलने के फराक में है। क्योंकि RSS की पॉलिसी 2 दफ़े ज़्यादा कोई नहीं बनेगा, इसने तीसरी दफ़ा बहुत लड़ी, पता नहीं अगली दफ़ा 15 अगस्त की स्पीच दे पाएगा नहीं दे पाएगा। हो सकता है ज़्यादा चांस तो ये नया प्राइम मिनिस्टर मिलेगा, नई सरकार बनेगी, और ये भी हो सकता है इलेक्शन होने में तो कम चांस है, क्योंकि 190-200 सीटों पे भी
जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार थी, बहुत सरकारें चली हैं। तो ये 240 सीट पर सरकार तो चलता नहीं चाहिए, 5 साल नहीं चले तो कुछ पता नहीं। मगर ऐसे इनकम्पिटेंट पब्लिक सर्वेंट्स को, ये पॉलिटिशियंस तो होते हैं, इनको तो आते जाते ही कुछ नहीं है, मगर जो एक ट्रेन इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर है, वो इस किस्म की हरकतें करता है, तो मैं तो नहीं समझता हूँ सरकारी नौकरी में रखने का वजह। प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए उसके खिलाफ। सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।